गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का हिस्ट्री पार्ट से लेसन नंबर 3 करेंगे। रूस की क्रांति। रूस यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित संसार का सबसे बड़ा देश था। इसके कुछ भाग यूरोप लेकिन अधिकांश भाग इसका एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरोपीय राजनीति में इसकी एक विशेष महत्व था इसका, परंतु कुछ निरंकुश शासकों की वजह से यह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ और प्रत्येक दिन इसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निकोलस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, जिसने 1894 से लेकर 1917 ईस्वी तक देश में शासन किया। वह रूस का अंतिम जार सिद्ध हुआ, यानी कि रूस के शासक को जार बोला जाता था। वह अपने पिता की तरह उसने भी एक दमनकारी दृढ़ नीति अपनाई। अब रूस के लोगों में पहले की अपेक्षा जागृति आ चुकी थी। 1898 ईस्वी में समाजवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई, जिसके कारण मजदूरों की जो स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए जोर शोर से आंदोलन चलाया गया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन दबाने में सरकार असमर्थ रही। अब लोगों ने एक आतंकवादी आंदोलन जो अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में स्थापित किया था, नाहिलिज्म, यानी कि नाहिल शब्द का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ पर विश्वास न करना। कुछ समय पश्चात 1904 और 5 के समय रूस जापान युद्ध हो गया, जिसमें रूस एक लघु एशियाई देश ने रूस को जापान एक लघु एशियाई छोटा सा देश जिसने रूस को हरा दिया बुरी तरह से। इससे लोग जार के निरंकुश शासन के विरुद्ध हो गए और जार ने रूस में उदारवादी समाजवादियों के विरुद्ध जो दुर्व्यवहार किया, इसके कारण भी लोगों में असंतोष फैल गया। अब धीरे धीरे लोग जार के शासन के खिलाफ हो चुके थे। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जर्मनी के हाथों रूस की करारी हार हुई। इन सभी परिस्थितियों ने रूस के अंदर एक क्रांति का रूप धारण किया, यानी कि रूस के जो लोग थे वो बिल्कुल निरंकुश शासन से तंग आ चुके थे और जार की सत्ता को उखाड़ना चाहते थे। तो रूस में क्रांति 2 चरणों में हुई है। पहला चरण, रूस की क्रांति का पहला चरण 7 मार्च 1917 ईस्वी में पीट्रोग्राड में भूख से तंग आए लोगों ने रोटी दो के नारे लगाते हुए विद्रोह कर दिया। अगले ही दिन मजदूरों ने भी, महिला और पुरुष सभी ने मिलकर हड़ताल कर दी। सरकार ने इस भीड़ को दबाने के लिए गोली चलाने के आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया और सैनिक भी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार 11 मार्च को जार निकोलस द्वितीय ने संसद, जो रूस की संसद को डूमा बोला जाता था, डूमा को भंग कर दिया, जिसके कारण संसद के सभी सदस्य नाराज हो गए और वे भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। 15 मार्च को अब जार ने अपने भाई माइकल को राजगद्दी सौंप दी। जार और उसके परिवार को अब बंदी बनाकर साइबेरिया भेज दिया गया। प्रिंस ललाव के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार ने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए गए। जो राजनीतिक बंदी बनाए गए थे लोग, उनको मुक्त कर दिया गया। यहूदियों के विरुद्ध जो कानून बनाए गए थे उनको रद्द कर दिया गया। शीघ्र ही रूस के साथ युद्ध कर रहे मित्र राष्ट्रों ने अस्थायी लोकतंत्रीय सरकार की स्वीकृति दे दी। सरकार ने युद्ध जारी रखने का निर्णय दिया, परंतु अस्थायी सरकार को लोगों का सहयोग नहीं मिला और जनता ने बढ़ते असंतोष के कारण प्रिंस लवाव ने त्यागपत्र दे दिया। अब प्रिंस लवाव के त्यागपत्र देने से ही मेंशेविक दल के नेता जो केरेंस्की थे, मेंशेविक दल के नेता के बारे में आप जानते हैं बेटा? मैं आपको बताता हूँ कि 1898 ईस्वी में जब
मजदूरों ने एक समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना की तो 1903 में यह दल दो भागों में विभाजित हो गया था, मेनसेविक दल और केरेंस्की। एक मेनसेविक दल के नेतृत्व में, एक बोल्शेविक दल के नेतृत्व। अब मेनसेविक दल के जो नेता थे वे केरेंस्की थे और बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। अब मेनसेविक दल के नेता केरेंस्की के अधीन एक नई समाजवादी सरकार की स्थापना की गई, परंतु यह सरकार भी जो रूस की समस्याएं थी उनको सुलझाने में असमर्थ रही और जर्मनी की जो सेनाएं थी वो निरंतर आगे बढ़ रही थी। विवश होकर अंत में 6 नवंबर को केरेंस्की ने भी त्यागपत्र देना पड़ा। अब क्रांति का दूसरा चरण शुरू होता है। 7 नवंबर 1917 को रूस में दूसरी क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बोल्शेविक दल के जो नेता थे वो थे लेनिन। मार्च क्रांति के बाद वह विदेश से रूस लौटा और ट्रास्की के साथ मिलने से उसकी शक्ति और बढ़ गई। इस दल ने कुछ ही समय में 25,000 रेड गार्ड के नाम से एक सेना तैयार की और 7 नवंबर को इस दल ने सारे सरकारी कार्यालय और भवनों पर अधिकार कर लिया गया। 3 मार्च 1918 को रूस जर्मनी के अंदर एक संधि हो गई जिसे ब्रेस्ट लिटोव की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत पोलैंड, बाल्टिक और कोकाकस जो प्रदेश थे जर्मनी को दे दी गई। सामाजिक आर्थिक कानून बनाए गए रूस में सुधार के लिए। निजी संपत्ति का अंत कर दिया गया। राष्ट्रहित के लिए भूमि कैस्को में बांट दी गई। लेकिन अब ऐसा करने से जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, वो तो खुश थे, लेकिन पूंजीपति और उद्योगपति सरकार की इस नीति से खिलाफ हो गए और वे सरकार के विरोधी हो गए। अब बोल्शेविक जो सरकार थी बोल्शेविक दल की, उसके खिलाफ जो उसकी नीतियां थी उनके खिलाफ विभिन्न भागों में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। लेनिन सरकार को अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण मजदूरों और केवल जो किसान थे उनका तो सहयोग प्राप्त हुआ, लेकिन जो पूंजीपति, उद्योगपति और पादरी इसके कट्टर विरोधी हो गए। मेनसेविक दल के जो नेता थे समाजवादी भी इस सरकार को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों में एक गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी लेनिन सरकार ने एक दृढ़ नीति अपनाई और सरकार ने विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आदेश दिया और एक चेका नामक क्रांतिकारी न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे देश में बाद में आतंक शासन स्थापित किया और हजारों सरकार विरोधी लोगों को कैद में डाल दिया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। 16 जुलाई 1918 को जार निकोलस और उसकी पत्नी को भी मृत्युदंड दिया। उसके बाद विदेशी सेनाओं का सामना किया। ट्रास्की ने 4 लाख की एक विशाल सेना सुसंगठित की और सरकार की स्थिति दृढ़ होती गई और क्रांतिकारी और विरोधियों को दबाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, लेकिन विदेशी सेनाएं भी लौटने को विवश अब हो गई। इस प्रकार जो बोल्शेविक दल की जो सरकार थी वो सफलतापूर्वक आंदोलन को चलने में सफल रही और 1919 ईस्वी तक देश में पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई। ये था बेटा रूस की क्रांति। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप कोई टॉपिक समझ में आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।